Question name Lettuce Part B. Done except 10.1. Ahmed Shiraz कह रहा है Lettuce का सवाल भी. Question number बताओ यार, ये अहमद कौन सा कह रहा है? 10.7 Part B. जी अहमद शिराज बताइए 10.7 में क्या इशू है? बेटे मैंने क्वेश्चन खोल लिया हुआ है अहमद शिराज, आप भी बताइए क्या प्रॉब्लम है? पार्ट बी में उसने कहा है कि रिकैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन वेरिएंसेस. अच्छा चलें ठीक है. मैं सवाल का जवाब और ताहिर ने जो सवाल पूछा है आपके सवाल का जवाब भी होल्ड करता हूं और ताहिर ने जो सवाल पूछा है उसका भी जवाब बीच में देता हूं. ठीक है जी. वो बीच में देने से पहले, सवाल का जवाब बीच में देने से पहले छोटी सी बात पढ़ाता हूं, फिर सवाल आप दोनों के सवाल का जवाब देता हूं. हमने अब तक पढ़ा है कि हम एक सिंगल रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं. हमारी कंपनी एक रॉ मटेरियल यूज करती है. अगर हमारी कंपनी एक रॉ मटेरियल यूज करती है तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्प्लिट होता है बिटवीन मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन अगर हमारी कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होते हैं, तो जो हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है वो स्प्लिट होता है बिटवीन मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस. तो जब हमारे रॉ मटेरियल्स की तादाद एक से ज्यादा हो जाती है तो हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस स्प्लिट हो जाता है बिटवीन मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस. मैंने अभी वेरिएंस कैलकुलेट करना नहीं बताया आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसा हो जाता है. अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैंने प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लेना है तो ये लेने के कितने तरीके हैं मेरे पास? ये फॉर एग्जांपल है 100, दिस इज 40, दिस इज 60, दिस इज 35, दिस इज 25. तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लेने के तीन तरीके हैं और बेस्ट तरीका कौन सा है? मैं क्या करूं, मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को ले लूं और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को डायरेक्टली ना लूं, बल्कि लो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस. तो मैं ले लूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस का 40, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का 35, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का 25 और ये बराबर आ गया 100. किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखे? चलें, आप सबको मेरी बात समझ में आ गई है. अब ये वेरिएंस एनालिसिस करना कैसे है ये मेरे 2 मिनट बाद का प्रॉब्लम है. मैं 2 मिनट बाद इस पे बात करता हूं. अब आप आइए, हमसे कहा जाता है कि आपने बजटेड प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है एक्चुअल प्रॉफिट के. और हमें ये पता होना चाहिए कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस किसकी वजह से आता है. बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस आता है वेरिएंसेस की वजह से. और ये वेरिएंसेस कितनी तरह के होते हैं? ये वेरिएंसेस कितनी तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं. मैंने पहले दिन समझाया था. सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स. किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? साथ साथ करते रहना, किसी को मसला होगा तो क्यों लिखेगा. अब हम प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में सेल्स के कितने वेरिएंस लेंगे? हम प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में सेल्स के कितने वेरिएंस लेंगे? सेल्स के 2 वेरिएंस लेंगे. बिल्कुल ठीक है. प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में सेल्स के 2 वेरिएंस लेंगे. कौन कौन से 2 वेरिएंस लेंगे? हाँ, गलत जवाब दिया ताहिर ने, गलत जवाब दिया है शिराज ने. कौन कौन से 2 वेरिएंस लेंगे? हम लेंगे सेल प्राइस वेरिएंस या सेल प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस या सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस. गलत जवाब है. मैं जान आप कहां चले गए? यूजर वेरिएंस सेल्स में कहां से आ गया बेटे? हम सेल प्राइस वेरिएंस लेंगे या सेल प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस लेंगे या सेल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस लेंगे.
डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। अगर मेरा सिस्टम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो मैं लूंगा सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, और अगर मेरा सिस्टम है मार्जिनल कॉस्टिंग तो मैं लूंगा सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, ताहिर अहमद शिराज अहमद जान, आपको अपनी गलती पता चल गई? अहमद जान, हाँ बेटे, लेकिन मैं पूछ रहा था ना, सुने, मैं तो सेल्स का पूछ रहा था। अच्छा, अब आइए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब सोच समझ के जवाब देना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के कितने वेरिएंस देंगे? ठीक है, मुकम्मल जवाब नहीं, अच्छा जवाब था, मुकम्मल जवाब नहीं है। हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के वेरिएंसेस लेंगे या 2 या 3। शाबाश काजमी का एक्सीलेंट आंसर, शाबाश काजमी बेटा। अगर आपका रॉ मटेरियल 1 है तो हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 वेरिएंसेस लेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और अगर हमारा रॉ मटेरियल 1 से ज्यादा है तो हम मटेरियल कॉस्ट के 3 वेरिएंस लेंगे, प्राइस, मिक्स, यील्ड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखे? डायरेक्ट लेबर के कितने वेरिएंसेस लेंगे? हाँ, अहमद जान का सवाल जवाब पार्टली ठीक, कासिम का जवाब पार्टली ठीक, काहिर का जवाब पार्टली ठीक, गजल का जवाब पार्टली ठीक। हाँ, अब काजमी का जवाब ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए हम 2 वेरिएंस लेंगे या 3 वेरिएंस लेंगे? अगर आवर्स पेड आवर्स वर्क के बराबर है तो 2, और अगर आवर्स पेड आवर्स वर्क से ज्यादा है तो 3। ठीक है जी। अब आया वेरिएबल ओवरहेड के कितने वेरिएंस लेंगे? 2 वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स के होते हैं 2 वेरिएंस। अब आया, अब जरा आपको ने जवाब नहीं देना, मैं खुद बता रहा हूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स के कितने वेरिएंस लेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड्स के हम लोग 2 वेरिएंस लेंगे। कौन कौन से? कौन से 2 लेंगे? अहमद शिराज का है रेट और दूसरा एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, या ठीक है रेट और वॉल्यूम। तो हम 2 वेरिएंस लेंगे। वैसे तो आइडियली स्पीकिंग इसके भी 3 वेरिएंस लेने चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना बेटा कि जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स का कॉस्ट वेरिएंस है वो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स का कॉस्ट वेरिएंस स्प्लिट होता है बिटवीन फिक्स्ड ओवरहेड रेट वेरिएंस, और उसी फिक्स्ड ओवरहेड रेट वेरिएंस को एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, और वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस स्प्लिट होता है बिटवीन एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो मुझे 3 लेने चाहिए थे, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। लेकिन फॉर एनी गुड और बैड रीजन फिक्स्ड ओवरहेड्स के, अभी ताहिर ने मुझसे पूछा था कि एप्रोप्रिएट वेरिएंसेस, तो फिक्स्ड ओवरहेड की हद तक आई क्या 2 वेरिएंस लेता है, दैट इज एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। लेकिन मेरा ये जवाब अभी पार्टली है, पार्टली। पहले 2 वेरिएंस की समझ में आ गई सबको? किसी को 2 वेरिएंस की समझ में आ गई हो तो वो क्यों लिखते हैं? लेकिन ये मैंने जवाब पार्ट आंसर दिया है। हम यहाँ 2 वेरिएंस लेंगे या 1 वेरिएंस लेंगे? अगर मेरा सिस्टम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स के 2 वेरिएंस लूंगा, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। और अगर मेरा सिस्टम है मार्जिनल कॉस्टिंग तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक ही वेरिएंस लूंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है। ठीक है, समझ आ गई बात? जी ताहिर, अगर हमारा कॉस्टिंग सिस्टम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्यों? इसलिए कि फिक्स्ड ओवरहेड्स में आप जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते, तो फिर आपका एक ही टोटल अमाउंट में फिक्स्ड ओवरहेड्स को ले लेते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि मैंने अंदाजा लगाया था कि घर का किराया देना पड़ेगा 20,000, देना पड़ गया 25,000। ठीक है, समझ आ गई कहानी? चलिए, सो अब ये आपके सामने होपफुली मैंने ताहिर और ताजमी दोनों के सवाल का जवाब दे दिया है।
प्रॉफिट रेकंसिलिएशन में कोई प्रॉब्लम? अब इनमें से इन तमाम वेरिएंसेस में से जितने फेवरेबल वेरिएंसेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे और जितने एडवर्स वेरिएंसेस हैं वो लेस हो जाएंगे। उल्टा करना होगा तो उल्टा कर लेंगे। काजी मुझे आपका उल्टा की बात नहीं समझ आई। कल बेटे कल में और आज में क्या फर्क है बताएंगी? कल में और आज में फर्क बताएं। शाबाश, वो कॉस्ट था, ये प्रॉफिट है। नहीं वहां कल कर रहे थे बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से, वहां कॉस्ट का कंपैरिजन कर रहे थे, अब प्रॉफिट का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ऐसे ही करेंगे। वहां बेटी कल हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट गए थे, इसलिए एडवर्स वेरिएंस को ऐड किया था। एडवर्स वेरिएंस का मतलब है कि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा आ गई है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट पे आने के लिए ऐड किया था। काफी समझ आ गई है बात की? वहां आपको भी समझ आ रही है? किसी और ने प्रॉफिट रेकंसिलिएशन में कुछ पूछना हो? मैं 5 सेकंड्स का पॉज कर रहा हूं, किसी ने कुछ पूछना तो क्यों लिख दे। चले दैट्स इट। अब मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको पढ़ाने वाली सिर्फ एक चीज रह गई है, दैट इज मटेरियल के मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस। जी बेटा मैंने वो दोबारा निकाल ली है बेटी, वही करने लगा। जब हमारा सिंगल रॉ मटेरियल यूज होता है तो हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो वेरिएंसेस में बांटते हैं, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और जब हमारे रॉ मटेरियल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे दो वेरिएंसेस आ जाते हैं, एक है मटेरियल का मिक्स वेरिएंस और एक है मटेरियल का यील्ड वेरिएंस। हम इसकी एक मिसाल बनाते हैं। हम कहते हैं हमारी फिनिश गुड्स है अल्फा, और फिनिश गुड्स अल्फा बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ए, बी और सी। इनकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 8 केजी, 7 केजी, 5 केजी। तो यू रॉ मटेरियल की इनपुट हमने की 20 केजी, हमें लॉस हो गया 10%, दैट मींस 2 केजी का लॉस हो गया। और हमारी यील्ड आ गई 90%, यील्ड आ गई 18 किलो। और फॉर एग्जांपल मेरा रॉ मटेरियल ए की स्टैंडर्ड प्राइस है 30, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है 25, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है 35। तो मेरी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आई ए की 8 into 30 is 240, 7 into 125 is 175, 35 into 5 बताएं कितना आता है? इसको चेंज कर लेते हैं। So 39 into 5 is 195। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 610 की कॉस्ट, 610। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? अब ये बताइए ये जो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है कि ये कितने यूनिट्स का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है? एक कॉस्ट यूनिट का है। तो एक कॉस्ट यूनिट कितने का है? एक कॉस्ट यूनिट क्या है? अल्लाह अकबर। कॉस्ट यूनिट कहते हैं फिनिश गुड्स को, और आप मुझे रुपए बता रहे हैं। कॉस्ट यूनिट है अल्फा।
ये 18 केजी ऑफ अल्फा का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ये 18 केजी ऑफ अल्फा का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। ये आप लोगों को शुरू में बताया था कि जब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का यूनिट ऑफ मेजर सेम होता है तो फिनिश गुड्स की क्वांटिटी होती है रॉ मटेरियल आफ्टर लॉस। ताहिर किसी को समझ नहीं आई तो ताहिर के अलावा और बताएं ताकि मैं, कोई मसला नहीं बेटा, नहीं समझे परेशानी की बात नहीं है, बोलेंगे तो मैं समझाऊंगा ना। मैं कोई और मजे की मिसाल बनाने लगा था। अहमद शिराज को समझ नहीं आई। अहमद शिराज किस शहर में है? मुरीद के, अच्छा चलो। लाहौर में इसका आपका बड़ा रास्ता होगा जनाब। 8 किलो चीनी, 7 किलो खोया और 5 किलो मक्खन मिला के 20 किलो रॉ मटेरियल लगा, उससे 18 किलो मिठाई बन गई। आप समझ आ रही है कि हमें शरासा ताहिर को भी मजा भी आ गया होगा, ताहिर को मिठाई का टेस्ट मुंह में आ गया होगा ताहिर के। So 20 kg is raw material. Good. Carly wants to enjoy it. ठीक है जी, गुड। काफी का मदर डे। अच्छा चलो जी, 20 किलो रॉ मटेरियल लगाया और उससे 18 किलो फिनिश गुड्स बन गई। सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर 18 kg ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है बेटे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? माम इफरा समझ आ रही है बेटी? ठीक है जी। चलिए अब मेरा आपको कुछ सवाल है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट? स्टैंडर्ड टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी ऑफ अल्फा। एक अल्फा बनाने के लिए रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है बेटे? 610 है 18 किलो बनाने के लिए। मैं पर किलो पूछ रहा हूं, तो पर किलो क्या होगा? पर किलो होगा 610 divided by 18. तो पर किलो will be 610 divided by 18. What's the answer? 34. राउंड ऑफ कर लेते हैं, 34 रुपए। 1 किलो मिठाई बनाने की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 34 रुपए। ये बात सबको समझ आ गई है? माम आपका जवाब गलत क्यों आया? चले एनीवे आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट, रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट पर केजी ऑफ अल्फा। 1 किलो मिठाई बनाने के लिए चीनी कितनी लगती है? कितने की लगती है? 1 किलो मिठाई बनाने के लिए कितने की चीनी लगती है? रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल ए की टोटल कॉस्ट है बेटे 240 डिवाइडेड बाय 18। तो व्हाट्स द आंसर? 240 डिवाइडेड बाय 18। इफरा 30 कैसे हो गया बेटे? और काजमी 3.75 कैसे हो गया? 13.33। मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, 13 रुपए। 13 पे किसी को प्रॉब्लम? अच्छा अब समझ आ रही है? इफरा आप समझ आ रही है बेटा? वो तो आपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट बता दी ना। What is raw material B cost per kg of alpha? 1 किलो मिठाई बनाने के लिए खोया कितने का लगता है? So that is 775 divided by 18। तो राउंड ऑफ कर दे तो 10 रुपए का खोया लगता है। और 1 किलो मिठाई बनाने के लिए मक्खन कितने का लगता है? 195 divided by this, 195 divided by 18। So that is 11। और इन तीनों को जमा कर दें, 11, 10 और 13, आंसर इज 34।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? 5 सेकंड पॉज, किसी को प्रॉब्लम है तो क्यों लिख दे। अब बेटे मुझे एक्चुअल लाइफ में एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मुझे एक्चुअल लाइफ में दो चीजें इंश्योर करनी है। मुझे एक्चुअल लाइफ में ये इंश्योर करना है कि A इज टू B इज टू C। ये जो मिक्स है, जो स्टैंडर्ड मिक्स था 8 7 इज टू 5 का, मेरा एक्चुअल मिक्स यही रहा। कोई चीज कम या ज्यादा तो नहीं लगी। अभी आप लोग बोतल पीते हैं और बोतल पी के हसन कहता है सर बोतल जैली है। क्यों भी हसन, तुम्हें कैसे पता चला बोतल जैली है? इमाद कहता है सर बोतल जैली है। क्यों भी इमाद, आपको कैसे पता चला बोतल जैली है? हसन कहेगा सर मीठी ज्यादा है। इमाद कहेगा सर गैस कम है। टेस्ट इज डिफरेंट बेटे, मैंने कहा मीठी ज्यादा है, गैस कम है। तो ये जो हम बोल रहे हैं आम जुबान में मीठी ज्यादा है, गैस कम है, ये बनाने में शायद पेप्सी वालों का खर्चा ज्यादा आ गया हो, लेकिन जैसे ही वो एक स्टैंडर्ड मिक्स से हटे, हमने कहा कि ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, जाली प्रोडक्ट है। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी वालदा के हाथ का बना हुआ खाना पहचानते हैं? वो यस लिखे। सारी पहचानते हैं, बचपन से हम सब खाते आए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे पहचान लेते हैं कि ये खाना मेरी माँ ने नहीं बनाया, मेरी चची ने बनाया, ये खाना मेरी माँ ने बनाया, मेरी मासी ने बनाया। ये जिसको आप जायका कह रहे हैं, टेस्ट कह रहे हैं, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर इट? इट इज मिक्स। मिक्स इज डिफरेंट, मिक्स इज डिफरेंट। अहमजान मिक्स डिफरेंट है ना बेटे, कि आपकी अम्मी एक खास स्पाइस लेवल, एक खास मिर्च का लेवल डालती है, तो जैसे ही मिर्चें उससे कम या ज्यादा होती हैं आप कहते हैं हसन अगर सारी जुबैदा आपा देखती होंगी तब भी मुझसे लिखवा ले कि डिफरेंट होगा। जुबैदा अब्बा को देख के खाना बनाना आता होता तो कोई खातून, चलो ऐसी बात लंबी हो जाएगी। हसन से शरारत कर रहा है, चलो ठीक है। जुबैदा अब्बा का सारे तोड़ के ले लें तब भी खाना डिफरेंट होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने इसलिए बेटा ये बोरिंग हो जाना था, वरना मैं इसलिए जरा मजे मजे की एग्जांपल आपको देना ताकि आप लाइव रहें, इसमें समझदार रहें। आई हैव 3 daughters, मेरी तीनों बेटियां अगर जुबैदा आपा का, वैसे तो छोटी हैं, जुबैदा आपा का टोटका देख के बनाएंगी तो आंसर डिफरेंट होगी। क्लास में सिर्फ 2 बच्ची हैं, ये दोनों जुबैदा आपा देख के बनाएंगी तो आंसर डिफरेंट होगा। वैसे बनाती है, क्योंकि माँ खाना बनाती है, आप इफरा खाना बनाती है? अच्छा चलो अच्छी बात है जी, इफरा तो खाना बनाती है, माँ ने नहीं जवाब दिया। चलो ठीक है बेटा, ऐसी नहीं, प्यार से कहा। चलिए आगे चलते हैं जी। सो जनाब मिक्स इज नॉट देयर। अच्छा जी, इमाद साहब कहाँ है? इमाद साहब की क्लास में कोई रिस्पांस नहीं आया। इमाद आप क्लास में ही हैं? अच्छा चले ठीक है जी। चलें जनाब, एक शरबत की बोतल से, एक रोफा की बोतल से कितने गिलास शरबत के बनते हैं इमाद? अंदाजा, एनी गेस? तेरी खैर हो गई, 20 अहमजान इज प्रिसाइज गेस। मेरा यही ख्याल है से 20 शरबत के गिलास बनते हैं। अब हम लोग अगर ताहिर के घर चले गए और ताहिर ने एक रोफा की बोतल से 100 गिलास शरबत बना दिया, तो हम में से कोई पिएगा? हम कहेंगे ताहिर भाई ये तो सिर्फ लाल पानी है, इससे तो अच्छा था तुम ये जितने की तुमने शरबत डाला उतने की बर्फ डाल देते तो हम ठंडा पानी पी लेते। ठीक है, और ताहिर के साथ हमारी इस गुफ्तगू को सुन के इमाद बड़ा इंप्रेस हुआ है या डिप्रेस हुआ है, और अब हम लोग इमाद के घर गए हैं और इमाद ने उसी शरबत की बोतल से 5 गिलास शरबत बना दिए हैं, फिर सब बहुत मजे से पिएंगे। No diabetes, you will not be able to even take a sip. मुझ समेत हम में से कोई भी नहीं पी सकेगा, उसको मीठा जहर बोलते हैं, मीठा जहर हो जाएगा। अभी मैंने बातें सारी मजाक से नहीं की बेटा, मैं आपको यील्ड समझा रहा हूं। आपकी एक स्टैंडर्ड यील्ड है, अगर आप जोशे जज्बात में आके
यील्ड ज्यादा कर देंगे तब भी आपका प्रोडक्ट अपने लेवल का नहीं रहेगा, और यील्ड कम करेंगे तब भी प्रोडक्ट लेवल की नहीं रहेगी। तो आपने ये भी इंश्योर करना है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमने मिक्स अचीव कर लिया है, और हमने ये भी इंश्योर करना है कि हमने यील्ड अचीव कर लिया है। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है? तो हम अकाउंटेंट ये कैसे करेंगे, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं भाई। ये तो अभी आप में से कोई जुबैदा आपा को याद कर रहा था, उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। फिर ताहिर सवाल छोड़ दें आई कैप में ये आए तो। चलिए, ये जनाब आपके सामने आपकी हैंडबुक है, पैक की हैंडबुक है, जिसमें सारे टेबल्स लिखे, वो फॉर्मूले दिए हुए थे। उसी में से वेरिएंस नंबर 19, वेरिएंस नंबर 19 में ये मटेरियल वेरिएंसेस का टेबल है। अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स हैं, तो आप ये टेबल ड्रॉ करेंगे, इस टेबल के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टेबल बाजार देखने में बहुत मुश्किल टेबल है, बट इन फैक्ट इट्स अ वेरी इजी टेबल। एक दफा मैं आपके साथ मिलकर ये टेबल बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको ये टेबल जुबानी याद हो जाएगा, क्वेश्चन ये टेबल जुबानी याद हो जाएगा। अब इसको करने के लिए हम किसी क्वेश्चन को बेस बनाते हैं, ये समझने के लिए, और मैं थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बेस बनाता हूं ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए। चले, बाय चांस मेरे सामने यही आ गया है, ये क्वेश्चन J5 आ गया है। ये क्वेश्चन J5 पास पेपर्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पढ़िए जी। ताहिर ज्यादा मीठा मीठा ना करें, काम की बात करें। अब जल्दी से क्वेश्चन एक नजर पढ़ लें। हैंडबुक का क्वेश्चन J5 ये स्प्रिंग 6 का क्वेश्चन है। 13 नंबरों का सवाल आया और हम देखेंगे हम 13 मिनट से भी जल्दी ये सवाल कर लेंगे। मैं भी ये क्वेश्चन फिजिकली ओपन कर लेता हूं, आप लोग भी फिजिकली ओपन कर लें, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन ओपन है लिखना है वहां पे, तो इसलिए आप लोग हाथों में कैलकुलेटर रखेंगे, ये क्वेश्चन का डाटा सामने रखेंगे, और आप और मैं मिलके करते हैं। हाँ बेटी ने पढ़ ली है, मैं भी चलता हूँ आगे। अच्छा जी, मैंने ये कॉलम्स बना लिए हैं आप सबके लिए, या आप सबको नोट करने की जरूरत नहीं है, हाथों में कैलकुलेटर रखें और सिर्फ इसको समझें। अब यहाँ पे हमारे पास 4 रॉ मटेरियल है, तो मैं 4 बना देता हूँ, 1 2 3 4। let me do something else for you। मैं ये देखता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। रीडेबल है, नजर आ रहा है सबको? बेटा आप सबको नजर आ रहा है? ठीक है, तो बस ठीक है, फिर चलते हैं। तो हमारा रॉ मटेरियल कौन कौन सा है? हमारा रॉ मटेरियल है SaCS, सोडा ऐश कोटा और फॉग। तो हमारा रॉ मटेरियल हो गया, हमारा रॉ मटेरियल है सोडा ऐश और क्या था, सोडा ऐश कोटा और फॉग, कोटा और फॉग, और ये आ गया टोटल। चलिए, सो हमारा रॉ मटेरियल है SaCl। हमारा पहला कॉलम है, हमारा पहला कॉलम है एक्चुअल कॉस्ट का। तो ये बताइए हमने S की एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगाई है, हमने S की कितनी क्वांटिटी ली है? 7,000 रन है। S की एक्चुअल क्वांटिटी है 6,000 किलो और एक्चुअल प्राइस है 1.6। So 6,000 into 1.6, what is the cost of S? 9,600. 6,000 into 1.6, it is 9,600. Done? और A की कॉस्ट क्या है? A की कॉस्ट है 4,800 into 1.8, 8,640. C की कॉस्ट,
1600 into 2.6, 4160. F की कॉस्ट 2500 into 4.1, 10250 और टोटल what is total? 9600 plus 8640 plus 4160 plus 10250, 32650, 32650. किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम तो लिखे, क्यों लिखे? हमारा अगला कॉलम है जी, हमारा अगला कॉलम है एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी साथ वाले कॉलम से आएगी। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए इज 6000, सो 6000 इनटू प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस 6000 इनटू 1.5, तो व्हाट इज द आंसर? 6000 into 1.5, आंसर इज 9000। अच्छा, और ए के केस में आंसर क्या होगा? 4800 into 2, that is 9600। सी के केस में आंसर क्या होगा? 1600 into 3, 4800। एफ के केस में आंसर क्या होगा? 2500 into 4, 10,000 और टोटल कर लें 33,400। आंसर पे नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सबके पास इसका आंसर अवेलेबल है। पहले दो, अब आज चौथा कॉलम है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। व्हाट इज माय एक्चुअल आउटपुट? व्हाट इज माय एक्चुअल प्रोडक्शन? मैंने कितनी आउटपुट बनाई है? 12100। शाबाश, तो सब जगह क्या आएगा? 12100। लेकिन 12100 मल्टीप्लाई बाय एफ के केस में व्हाट इज माय स्टैंडर्ड कॉस्ट? अच्छा, पहले ना मैं सवाल में एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा नहीं था, मैं आप पूछ लेता हूं। क्या हमें इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? काजमी कह रहे नो, और बाकी लोग का क्या ओपिनियन है? कोई ओपिनियन नहीं है। मशराज, फजल, हसन, इफरा, इमाद, माम, वकास, कायर। बनाना पड़ेगा। आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, तो अब पे टाइम कम है, जरा मैं बने बनाए जवाब से इसका आंसर देख रहा हूं, वापस इस पे आ जाऊंगा। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे हमने इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया है। ये आपके सामने स्क्रीन पे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में हमने रॉ मटेरियल टोटल कितना लगाया? 2400 किलो, और उसमें लॉस हो गया 200 किलो, तो हमारी फिनिश गुड्स या आउटपुट आ गई 2200 किलो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। ये टोटल रॉ मटेरियल है। अच्छा, अब अगेन आपकी स्टैंडर्ड एस की कॉस्ट है 1800, लेकिन ये 1800 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 2200 केजी की कॉस्ट है, तो पर यूनिट क्या हो जाएगी? 1800 बटा 2200, 1800 और 2200। तो जब मैं आगे आऊंगा, या तो लोग फिजिकली आंसर को देख लें, 1800, 1200, 600, 1600, तो ये हो जाएगा 1800 बटा 2200, ये हो जाएगा 1600 बटा 2200, ये हो जाएगा 600 बटा 2200 एंड सो ऑन। ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं भी आंसर पे चला जाता हूँ, आपको आंसर से दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आंसर से। ये देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, ये कैसे निकाली हुई है? 1800 बटा 2200, 1200 बटा 2200, 600 बटा 2200, 1600 बटा 2200,
और इन सारे केसेस में हमारी एक्चुअल आउटपुट कितनी है? एक्चुअल आउटपुट है 12,100, 12,100, 12,100, 12,100। जी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? कॉलम 4 में कोई प्रॉब्लम? दोबारा तसल्ली से कैलकुलेट कर लें, किसी को कॉलम 4 में कोई प्रॉब्लम? चले अब आए जो मेरे हाथ से इसका मुश्किल कॉलम है, दैट इज कॉलम 3। कॉलम 3 के अंदर वो कहता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप लोग मुझे बताएंगे रॉ मटेरियल की टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? वो क्वेश्चन में गिवन होगी, रॉ मटेरियल की टोटल एक्चुअल क्वांटिटी के लिए चारों एक्चुअल क्वांटिटीज को टोटल कर लेंगे। नहीं यार गलत बता रहे हैं वहां। रॉ मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी है 6000 जमा 4800 जमा 1600 जमा 2500। क्वेश्चन पढ़े बेटे, क्वेश्चन पढ़े वहां, समझ आइए बेटी आपको। किसी और को रॉ मटेरियल की टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ना पता चली हो तो क्यों लिख दें? हम सवाल से चारों रॉ मटेरियल्स की एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कर लेंगे, तो हमारी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आ गई रॉ मटेरियल की 14,900, 14,900, 14,900, 14,900। हमारा अगला काम है इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, इसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में लाना। हमें स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कहां से पता चलेगी? स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन पता चलेगी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से। ये देखिए सॉल्ट की स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 1200 बटा 2400। ऐश की क्या है? 600 बटा 2400। कोटा की क्या है? 200 बटा 2400। और फॉक की क्या है? 400 बटा 2400। जी ये भी समझ आ गया सबको? स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन समझ आ गया तो यस लिखें। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन बेटा रॉ मटेरियल है ना वकास, रॉ मटेरियल की प्रोपोर्शन ले रहे हैं, तो रॉ मटेरियल तो टोटल 2400 है ना। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखे? तो ये तो आ गया 1200 बटा 2400, ये आ गया 600 बटा 2400, ये आ गया 200 बटा 2400, ये आ गया 400 बटा 2400। अब मुझे ना इसमें टाइपिंग एरर लग रहा है, सवालों को मैं भी ठीक करा देता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद आया स्टैंडर्ड प्राइस। अब आपकी स्टैंडर्ड प्राइस कहां से आएगी? स्टैंडर्ड प्राइस आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अंदर आपकी ए की स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? दैट इज 1.5, और बी की स्टैंडर्ड प्राइस 2, सी की स्टैंडर्ड मतलब अगला क्वार्टर की स्टैंडर्ड प्राइस 3 और फॉक की स्टैंडर्ड प्राइस 4। तो ये टाइपिंग एरर है, किताब में ठीक कर लें। आंसर ठीक कैलकुलेट किया हुआ, टाइपिंग एरर है। ये टाइपिंग एरर ठीक कर लें, सब लोग ठीक कर लें तो यस लिखें। जी हसन, अहमद शिराज, काजमी, माम, ताहिर, दैट्स इट। इससे आगे तो क्लास 1 2 के छोटे बहन भाई का काम है। दैट्स इट। मैं अभी आपको समझा रहा था और 10 मिनट लगे हैं मुझे, और अगर खुद कर रहे होते इंडिपेंडेंटली ये सवाल तो इससे बहुत जल्दी हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद है मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। तो जो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस है इट इज कॉलम 4 माइनस कॉलम 1। कोई बात नहीं, शराब लेक्चर खत्म होने वाला है जी। सो कॉलम 4 माइनस कॉलम 1, कॉलम 4 इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, standard cost of actual output minus column 1 is actual cost. Column 2 is price variance, actual quantity at standard price minus actual quantity at actual price, and so on. टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब बेटे आप लोगों ने ये टेबल की प्रैक्टिस करनी है। ये टेबल की प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो आज का कंपलसरी होमवर्क है। आज का कंपलसरी होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, तो मैंने क्लास में करा दिया है।
वैसे आपको बताऊं तो J3 भी था, लेकिन वो आसान सवाल था, मैंने इसलिए नहीं कराया। J3 भी मिक्स्ड यील्ड वेरिएंस का सवाल है, J4 भी मिक्स्ड यील्ड वेरिएंस का सवाल है। तो आपका आज का पहला होमवर्क है J4। आपका आज का दूसरा होमवर्क है J4 के बाद J9, और आपका तीसरा होमवर्क है J18। ताए रिपीट कर दें, J4, J9 और J18। J4, J9, J18 ताए टाइप कर दें, कोई और टाइप कर दे, इफ्रा आप कर दें, अहमजान आप कर दें। J4, J9, J18 ये आपका आज का इस टॉपिक का होमवर्क है। इसके अलावा अब आप क्वेश्चन बैंक के सारे, आईकैप के क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने आपको ना बताई हुई हो। अब तक जो सवाल हमने नहीं डिस्कस किए उनमें से मैं चाहूंगा कि आप 10.10 तक तो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसके अलावा आप लोग इस वक्त नोट कर लें क्वेश्चन 10.11, 10.11 ना करें, आप ऐसा करें, नोट करें 10.13 एंड 10.14, 10.13 एंड 10.14, 10.15, 10.13 ये भी मार्क कर दें, 10.13, 10.14 और 10.15। मुझे ये पता है ये सारे सवाल शायद आप लोग सारे आज ना कर सके, नोट कर लें, इफ्रा टाइप कर, चले काजमी ने टाइप कर दिया। अब बेटा ये 6 सवाल आपके टोटल बने हैं होमवर्क, इसलिए मैं आज स्पेशल क्लास नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि रेगुलर क्लास का मैं होमवर्क ज्यादा दे रहा हूं आपको। J4, J9, J18, 10.13, 10.14, 10.15 इसी तरतीब से आपने करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करनी है कि आप लोग कल सारे सवाल करके आए। आज के लिए मेरी तरफ से टॉपिक खत्म हो गया। कल मुझे मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की छोटी छोटी एक दो बातें बतानी है, और मैं एक दो सवाल आपको वो जो छोड़ दिए हैं 10.11 और 10.12 वो कल मैं क्लास में रेफर करूंगा। सो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और ऑलमोस्ट हैंडबुक के काफी सारे क्वेश्चन रेफर कर लिए हैं। ठीक है जी, तो किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे, अदरवाइज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। ये सारे होमवर्क्स करके आइएगा। काजमी बेटे मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर होगी तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेबर के वही फार्मूले हर काइंड के लिए अलग अप्लाई कर देंगे। मैंने जैसे आपको होमवर्क दिया है 10.13, तो 10.13 में भी काजमी दो लेबर हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, तो काजमी वही फॉर्मूले स्किल्ड के लिए अलग कर देंगे और अनस्किल्ड के लिए अलग कर देंगे। ठीक है काजमी, समझ आ गई बेटा? सो एक से ज्यादा की कॉम्प्लिकेशन सिर्फ मटेरियल के अंदर है, बाकी किसी में नहीं है। मुझे काजमी आपके सवाल की समझ नहीं आई। जी मैं माइक ऑन कर देता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम जी काजमी। सर अभी जो हम इसमें पढ़ रहे थे इसमें यह था कि जब हम स्टैंडर्ड से हट जाते हैं तो कुछ ना कुछ, जिस तरह अभी हम एग्जांपल्स भी पढ़ रहे थे उसमें कुछ यानी कि प्रोडक्ट में चेंजिंग वगैरह आ जाती है, तो ये जो वेरिएंसेस वगैरह होते हैं इन वेरिएंसेस से हमें यही पता चलता है कि प्रोडक्ट में कितना फर्क आया है। प्रोडक्ट की क्वालिटी तो वही रहेगी, जूस तो वही रहेगा, मैकडॉनल्ड का मिल्क शेक तो वही रहेगा, पेप्सी की बोतल तो वही रहेगी, हाँ उसकी क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाएगी। प्रोडक्ट तो वही रहेगी, क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जिस ठीक है सर, तो ये जो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं तो इससे हमें वेरिएंस नहीं आना चाहिए वैसे बेसिकली? हाँ नहीं आना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग मिक्स और यील्ड वेरिएंस 0 होना चाहिए, या मिनिमम बस ये कंफर्म करते हैं कि ये फेवरेबल और एडवर्स दोनों नहीं, यानी कि अच्छी दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों हमारे लिए नुकसान होंगे।
इसमें कोई फेवरेबल एडवर्स नहीं है, दोनों नुकसानदेह है। अगर पेप्सी में चीनी ज्यादा होगी तब भी नहीं बिकेगी, कम होगी तब भी नहीं बिकेगी। ठीक है सर, बस मैंने ये बात कंफर्म करनी थी। ठीक है बेटा, फिर आप आज के होमवर्क्स करके आइएगा, कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी मुलाकात होगी। किसी ने कुछ पूछना तो क्यों लिख दे, अदरवाइज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। ये होमवर्क्स करके आइएगा, कल मुलाकात होगी।